प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको महाकवि विद्यापति, जो आपकी नई शिक्षा नीति के सिलेबस में हैं, उन कवि विद्यापति से संबंधित संपूर्ण प्रश्न जितने आ सकते हैं उसमें से उन सभी प्रश्नों का निस्तारण करूँगी। आपके सभी वही प्रश्न आपको पढ़ाऊँगी जिससे एग्ज़ाम में लघु, अति लघु, बहुविकल्पीय या कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूट ना जाए, बिना सॉल्व करे आपसे छूट ना जाए। तो इसलिए मैं आपको कवि विद्यापति के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन करें और इसको ढंग से पढ़ें, तरीके से पढ़ें। तो आइए आपको पढ़ाते हैं कवि विद्यापति का कृतित्व और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। देखिए, ये हैं कवि विद्यापति। कवि विद्यापति आदिकाल, चारण काल अथवा वीर गाथा काल के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? चारण काल, आदिकाल और वीर गाथा काल के कवि हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकलता है कि आदिकाल के दूसरे नाम और क्या क्या हैं। आदिकाल को और किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है और वीर गाथा काल भी कहा जाता है। सही है? तो ये जो कवि विद्यापति हैं, ये वीर गाथा काल के, आदिकाल के या चारण काल के कवि हैं। अब इनका जन्म कब हुआ? इनके जन्म के बारे में सभी विद्वानों में मतभेद हैं। क्या हैं? मतभेद हैं। और सभी विद्वान जो हैं वो संभवतः, संशय है इसमें, संभवतः सन 1350 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक इनका जन्म मानते हैं। ये मानते हैं कि ये 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच ही उत्पन्न हुए हैं, इनका जन्म हुआ है। अब इनका जन्म स्थान क्या है? ये इनका जन्म स्थान बिहार प्रांत के दरभंगा जिले में बिस्पी नामक स्थान पर हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कि बिहार प्रांत में, बिहार में दरभंगा ज़िला है और उस ज़िले में बिस्पी नामक कोई स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ये अब क्वेश्चन उठता है कि किस परिवार में पैदा हुए होंगे, किस परिवार में इनका जन्म हुआ होगा? तो इनका ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और ब्राह्मण परिवार भी वो जो शिवजी को मानता है, शैव ब्राह्मण परिवार है, शैव ब्राह्मण परिवार है, वहाँ इनका जन्म हुआ है, शिवजी को मानने वाले। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता ठाकुर गणपति महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम ठाकुर गणपति था इनके पिता का नाम, जिन्हें सम्मान से ठाकुर गणपति महाराज कहा जाता था। ये स्वयं राजा के आश्रित कवि थे, राजा के राजकवि थे। अब ये जो कवि विद्यापति हैं, ये कैसे थे? शिवजी के अनन्य भक्त थे, शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। और कहा जाता है कि स्वयं भगवान स्वयं शिवजी उगना नाम के व्यक्ति बनकर इनके साथ रहा करते थे। शिवजी स्वयं इनके साथ रहा करते थे और भगवान बन के तो रह नहीं सकते, तो वो एक व्यक्ति बन के रहते थे और उस व्यक्ति का नाम उगना था। तो उगना नामक व्यक्ति जो इनके साथ रहता था वो स्वयं भगवान शिवजी थे, शिवजी का रूप था। राजा कीर्ति सिंह, ये दोनों राजकवि थे। और कौन किसके? ये दो राजाओं के राजकवि थे। कौन? महाकवि विद्यापति दो राजाओं के राजकवि थे, राजा कीर्ति सिंह के और राजा शिव सिंह के। इनके उपनाम क्या क्या थे? इनके उपनाम मैथिल कोकिल हैं।
कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत ही सुंदर रचना की है, बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं और इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता था। अभिनव माने नवीन जयदेव, क्योंकि जयदेव जो हैं इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और इन्होंने भी गीत को ही अपना आश्रय बनाकर काव्य की रचना की है, तो इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनका एक और नाम कवि शेखर है, कवि शेखर इन्हें कहा जाता है। कवि कंठहार भी इनका एक नाम है, कवि कंठहार। और इनका एक अगला नाम है अपरूप का कवि, अपरूप का कवि। अपरूप मतलब यह अवहट्ट भाषा का शब्द है, तो इसे अपूर्व सौंदर्य का कवि कहा जाता है, इन्हें है। अवहट्ट का कवि भी इन्हें कहा जाता है। अवहट्ट भाषा का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है, उसमें काव्य लिखे हैं, तो अवहट्ट का कवि भी इन्हें कहा जाता है। अब इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र ने इन्हें शिक्षा दी थी, वो इनके गुरु थे। इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी? कवि विद्यापति ने कितनी रचनाएं लिखी हैं? कुल 14 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। कितनी रचनाएं लिखी हैं? 14। 11 इन्होंने संस्कृत में लिखी हैं और 3 रचनाएं इन्होंने हिंदी में लिखी हैं। 11 रचनाएं संस्कृत में लिखी हैं और 3 रचनाएं हिंदी में लिखी हैं। अब संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार रचना लिखी है। शिव जी के भक्त थे तो शैव सर्वस्व सार इन्होंने रचना लिखी। दुर्गा भक्ति तरंगिनी, ये दुर्गा जी के भी भक्त थे तो इन्होंने दुर्गा भक्ति तरंगिनी भी रचना लिखी। वैसे ये रचनाएं इनके पिता गणपति ने लिखी थी और इन्होंने बाद में उसे पूर्ण किया है बाद में, दुर्गा भक्ति तरंगिनी को। पुरुष परीक्षा इनकी जो रचना है वो नीति शास्त्र पर आधारित है, काम शास्त्र पर आधारित है एवं ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है। तीनों शास्त्रों का इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में वर्णन है। भू परिक्रमा, अगली रचना है इनकी भू परिक्रमा। लिखनावली भी इनकी रचना है और गौरक्ष विजय इनकी रचना है। ये वो प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने संस्कृत में लिखी हैं। 11 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं संस्कृत में, तो ये वही प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी और अवहट्ट की कौन सी रचनाएं हैं? हिंदी में कौन सी रचनाएं लिखी हैं? अवहट्ट में कौन सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने? तो हिंदी में इन्होंने कीर्ति लता रचना लिखी है। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रही है, ऊपर लिखा था कि ये राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहे हैं। ये राजा कीर्ति सिंह के दरबार के राजकवि रहे, तो इसलिए इन्होंने कौन सी रचना लिखी? कीर्ति लता। ये रासो परंपरा का काव्य है। चंपू काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था, उसी तरह से ये कीर्ति लता है और ये रासो परंपरा का काव्य है। चंपू काव्य है, ये गद्य और पद्य इसमें दोनों पाए जाते हैं। ऐतिहासिक काव्य है, इसमें इतिहास की बातें बताई गई हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। 4 पल्लवों में ये विभक्त है, इसमें 4 पल्लव हैं। अब इनकी दूसरी रचना जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध है वो है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका आज तक अप्रकाशित ग्रंथ है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है, इसके कुछ ही दोहे इधर उधर मिलते हैं। ये राम काव्य है, राम जी की कहानी पर आधारित ये राम कथा पर आधारित ये काव्य है। अब देखते हैं कि हिंदी और मैथिली की रचना कौन सी है इनकी, जो इन्होंने मैथिली। तो मैं आज आपको हिंदी एवं
मैथिली की रचना मैथिली की कौन सी रचना थी उनकी कि विद्यापति पदावली इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ये 3 भागों में बांटा जा सकता है, वंदना और नाचारी, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बाल विवाह, गूढ़ भाषा आदि, इसमें अनेक चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। इन्होंने राधा कृष्ण, सीता जी, दुर्गा मैया की वंदना भी इसमें की। इसी कारण विद्यापति जी को हिंदी साहित्य में राधा कृष्ण का श्रृंगारी काव्य का जाता है, राधा कृष्ण का श्रृंगारी काव्य का जनक माना जाता है, राधा कृष्ण का श्रृंगारी काव्य का जनक माना जाता है। काव्य सौष्ठव, इनका भाव पक्ष कैसा था? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का इन्होंने अद्भुत, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया। कला पक्ष इनका कैसा है? कला पक्ष में इन्होंने श्रृंगार रस के अनुरूप ही उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया। अनेक अलंकारों का। विद्यापति भाषा कैसी है? इनकी भाषा संस्कृत अवहट्ट है और मैथिली भाषा की वजह से ही इन्हें मैथिली। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब इनके बारे में कहा है, इनके बारे में कहा है कि श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कौन है? विद्यापति हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये बात कि श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नरेंद्र नाथ गुप्त ने इन्हें रहस्यवादी क्या बताया है? रहस्यवादी कवि। रहस्यवादी कवि नाम किस किस ने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र ने और नरेंद्र नाथ गुप्त ने। श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन ने विद्यापति को वैष्णव माना है, जबकि ये शैव थे तब भी इन्हें वैष्णव माना है क्योंकि इन्होंने राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया। अवहट्ट भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने टकसाली भाषा कहा है कि ये तो टकसाली भाषा है। विद्यापति जी ने स्वयं कीर्तिलता को पुरुष कहानी, जो कीर्तिलता इनकी हैं उसे इन्होंने पुरुष की कहानी कहा। निराला जी ने तो पदावली को नागिन की लहर तक कहा। जो इनकी विद्यापति पदावली है उसे निराला जी ने नागिन की लहर भी कहा है। इस प्रकार भारतीय हिंदी साहित्य में की श्रृंगार परंपरा एवं भक्ति परंपरा में विद्यापति कवि का सर्वोच्च स्थान है और हमेशा ही रहेगा। विद्यापति कवि का जो है सर्वोच्च स्थान है हिंदी साहित्य आता है, जो इनका सिद्ध नाम है क्योंकि इन्होंने विद्यापति पदावली की जो रचना है वो किसमें की है? मैथिली भाषा में की। तो जो है स्थान पर सर्वोपरि हैं, हिंदी से में सर्वोच्च स्थान पर है और सर्वोपरि है। धन्यवाद।